Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Parihar Commerce Classes। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में बहुत आसानी से आ जाए। हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की और बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग की। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें जो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फोर्ड मोटर कंपनी का, इसे ज़रूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार एग्जांपल समझ में आ जाता है तो हमें जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर के वो समझ में आने शुरू हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल को। फोर्ड मोटर कंपनी, तो जैसे कि इसका नाम ही है फोर्ड मोटर कंपनी, यानी कि किसी मोटर कंपनी को बिलोंग करती है, यानी कि फोर व्हीलर कंपनी को बिलोंग करती है फोर्ड मोटर। तो इस एग्जांपल में बताया जा रहा है कि जो फोर्ड मोटर कंपनी है, ये पहले जो है ये अपने जो लीडर्स थे यानी मैनेजर्स जो थे, उनका जो खास तौर पे जो ध्यान रखा जाना था या उनकी अपग्रेडेशन जो करनी थी, उसके ऊपर कुछ जो थे वो ध्यान नहीं रख पा रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने को जब लगा कि हमें और ज़्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और ज़्यादा दूर दूर तक की हमें अपनी ब्रांचेस को ओपन करना चाहिए, तो और उसके लिए इनको ऐसे मैनेजर्स चाहिए, ऐसे लीडर्स चाहिए जो इनके जो ड्रीम है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा कर पाएँ। और उसके बाद से इन्होंने जो मैनेजर्स थे उनका ट्रेनिंग करना, उनको अपग्रेड करना के काम शुरू किया, और उसके बाद जो है इनका जो एम है वो बहुत आसानी से इन्होंने अचीव कर लिया। तो ये पूरा का पूरा जो एग्जांपल है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि जो मैनेजर्स हैं, अगर मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है और किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव लेके वो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने वर्कर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से पूरा करवा पाए। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का मीनिंग ही डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है कि इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, मोटिवेट करना और अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो जो भी उनको वर्क दिया गया है उस वर्क को समझ भी पाएँ और उसे इफ़ेक्टिवली उसे कर भी पाएँ। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आगे हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम जानेंगे कि जो डायरेक्टिंग है वो क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। हम समझेंगे कि जो प्रिंसिपल हैं डायरेक्टिंग प्रोसेस के वो क्या होते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि जो सुपरविज़न है उसके मीनिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में फिर जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसमें बताया हुआ है कि जो ऊपर का एग्जांपल इन्होंने बताया है फोर्ड मोटर कंपनी का, उसके अंदर में किस तरीके से जो मैनेजर है उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको किस तरीके से इन्होंने बढ़ाया है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो उसे आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। तो इन्होंने देखो यहाँ बताया हुआ इस लाइन से, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अ मैनेजर नीड्स टू यूज वेरियस वेज टू लीड, मोटिवेट एंड इंस्पायर द सबऑर्डिनेट एंड टू कम्युनिकेट विद देम सुटेबली। तो इसमें बताया है कि जो एक मैनेजर है उसे ज़रूरत है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को लेड कर पाए, उन्हें मोटिवेट कर पाए, उन्हें इंस्पायर कर पाए और उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर पाए, ताकि वो उनकी बात को भी समझ पाए और अपनी बात को भी उनको समझा पाए। तभी जाकर जो है वो अपना काम, जो मैनेजमेंट का काम है, लोगों को मैनेज करने का काम है, डायरेक्शन का काम है, वो आसान तरीके से वो कर सकता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कलेक्टिवली हम इनको डायरेक्टिंग फंक्शन कहते हैं। तो बात करते हैं इसकी मीनिंग की। तो इसका मीनिंग बहुत अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके की मीनिंग को बताना चाह रहे हैं। तो मैं एक मीनिंग आपको बताता हूँ, आप इसको नोट भी करते रहें और समझते भी रहें कि ये मीनिंग आखिर में क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैंने पूरा का पूरा जो चैप्टर के अंदर में से जहाँ जहाँ पे डायरेक्शन के बारे में जो भी बात की गई है उस सब का मिला जुला के मीनिंग प्रिपेयर किया है, तो आप इसको ज़रूर समझें।
तो डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि जो डायरेक्टिंग है वो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन आता है, लोगों को अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना आता है, लेड करना आता है, लीडिंग करना आता है, उनकी काउंसलिंग करना आता है, उनको मोटिवेट करना आता है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव पहले से प्री डिटरमाइंड करे हुए हैं, पहले से ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया जा सके। तो इसीलिए ये जो मीनिंग मैंने आपको बताई है, इसे आप नोट करके रखें, तो ये मीनिंग आपको हमेशा जो है डायरेक्टिंग को समझने में आपकी मदद करेगी। बढ़ते हैं आगे, और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायरेक्टिंग के, उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि जो डायरेक्टिंग है ये मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन फंक्शन है। बाकी जितने भी फंक्शन हैं उन सारे फंक्शंस में ये बात होती है कि कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको करना, यानी कि किसी भी काम को सोचना एक अलग चीज़ होती है, उसे करना यानी कि एग्जीक्यूट करना, ये डायरेक्शन है। तो ये क्या करता है? किसी भी एक्शन को इनिशिएट करता है, यानी किसी भी काम को स्टार्ट करना यहीं से ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इसका पहला फीचर है इनिशिएट्स एक्शन। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि बाकी जितने भी फंक्शन हैं हमारे मैनेजमेंट के, उन सारे के सारे के अंदर में कहीं ना कहीं एक्शन की बात नहीं हो रही है, लेकिन इस वाले जो फंक्शन है मैनेजमेंट का यानी डायरेक्टिंग के अंदर में एक्शन की बात की जाती है। दूसरा है यहाँ फंक्शन कि डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, हर एक लेवल पे, यानी कि चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, हर एक लेवल पे जो है डायरेक्शन का काम आता है। अगर देखा जाए तो डायरेक्शन, अब देखो तो जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, चाहे वो टॉप के हों, मिडिल के हों, लोअर के हों, वो सब अपने सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है कि अपने से नीचे जो उनके लोग हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो ऑर्डर देने का काम होता है। तो हर एक मैनेजर करता है, अपने से नीचे के सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, यानी कि गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये हर एक लेवल पे जो है डायरेक्शन जो है काम आता है। तो ये है इसका सेकंड फीचर। तीसरा फीचर है इसका डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हर एक जगह पर लगती है, और हर एक जो लेवल के मैनेजर हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर कर पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ, गाइड कर पाएँ, सुपरवाइज कर पाएँ, ताकि जो उनके सबऑर्डिनेट्स को जो वर्क दे रखा है वो उस वर्क को कितना तरीके से कर पा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है, उसे जान पाएँ। तो इसीलिए कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये एक बार ऐसा नहीं होता कि इंस्ट्रक्शन दिया और काम खत्म। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये भी चेक करना होता है कि क्या जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो काम सही तरीके से हो रहा है, या उन काम को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है प्रोसेस, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्शन जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आता है, यानी कि सबसे पहले जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, जो टॉप लेवल पे होते हैं वो प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसके बाद अपने नीचे वालों को, उसको सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, यानी कि मिडिल लेवल पे आता है, उसके बाद फिर लोअर लेवल पे जाता है। इस तरीके से ये टॉप से बॉटम की तरफ जो है डायरेक्शन जो है वो फ्लो करता है। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि डायरेक्शन हमारे क्या काम आता है। तो बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है इसका, इसमें बताया गया है कि जो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शंस बाय पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे कि इसके फीचर में बात की गई थी कि ये किसी भी एक्शन को शुरुआत जो है वो डायरेक्शन से ही होती है। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनको जो काम होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तरफ बढ़ने का पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है
डायरेक्टिंग, यानी कि यहीं से एक्शंस की शुरुआत होती है, काम करने की शुरुआत होती है। सेकंड है कि ये सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, या इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है इसमें, डायरेक्टिंग integrates employees' efforts in an organization in a such a way that every individual effort contributes to the organizational performance। तो इसके अंदर में सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलकर काम करते हैं, और जब वो मिलकर काम करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आसानी से जो है अचीव हो जाता है। फिर बात करते हैं इसके थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो है कि डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। तो ये जो एक अच्छा लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट से सिर्फ काम करवाना ही नहीं जानता है, वो उनकी प्रॉब्लम को भी जानता है, वो उनकी एबिलिटीज़ को भी जानता है, वो उनके पोटेंशियल को भी जानता है, और वो जानता है कि वो किस तरीके से वो अच्छा काम उनसे करवा सकता है या अच्छे काम करने के लिए उनको इंस्पायर कर सकता है। तो ये जो है ये इसका था आपका थर्ड जो इम्पोर्टेंस था। उसके बाद आता है आपका फोर्थ इम्पोर्टेंस, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई ज़रूरी चेंज अगर उन्हें लगता है कि ये होना चाहिए या इसे करना चाहिए, तब जाके और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो डायरेक्टिंग जो है इस चीज़ में उनकी क्या करता है, मदद करता है। जो भी चेंजेस हैं वो चेंज लाने में डायरेक्टिंग यहाँ पे क्या करता है, मदद करता है। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट हमारा कि इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन since it fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various groups, activities and the department। तो ये जो डायरेक्टिंग है ये क्या करता है कि एक अगर अच्छी डायरेक्शन हो रही है, लीडर जो है अच्छी तरीके से अपनी बात अपने सबॉर्डिनेट्स तक की पहुंचा पा रहा है, तो और जितने भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी अपने मैनेजर को समझ पा रहे हैं, उसके डायरेक्शंस को, उसके इंस्ट्रक्शन को, उसके जो भी वो बात कह रहा है उसे समझ भी पा रहे हैं और अपनी बात भी उसको समझा पा रहे हैं। तो इस तरीके से अच्छा कोऑपरेशन अगर होता है तो उस तरीके से क्या होता है कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं अराइज होता है, और जो एक स्टेबिलिटी है, यानी कि लोग वो भी अपना काम अच्छी तरीके से कर पा रहा है, मैनेजर एम्प्लॉयज़ भी अपना काम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सारे के सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक अच्छा मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, और इससे क्या होता है कि कोई भी काम है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, वो आसानी से जो है अचीव हो जाता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के। तो जो डायरेक्शन है यानी डायरेक्टिंग है, इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और इससे पहले थोड़ा हम बात कर लें इसमें कि जो प्रोवाइडिंग गुड एंड इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज़ अ चैलेंजिंग टास्क एज इट इन्वॉल्व्स मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर एक अच्छा जो मैनेजर होता है या अच्छा एक लीडर जो होता है, वो अगर अपने बात को, अपने इंस्ट्रक्शन को या अपने लोगों को इंस्पायर करना चाहता है अपने अपना काम करवाने के लिए, तो ये एक बहुत सिंपल टास्क नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। और इस टास्क क्यों है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अ मैनेजर हैज़ टू डील विद पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एक्सपेक्टेशन। तो मैनेजर को डील करना पड़ता है उन सारे के सारे एम्प्लॉयज़ से, उन सारे के सारे लोगों से जो या तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग अलग हैं। बैकग्राउंड का मतलब होता है, हो सकता है कि कोई उसमें से ऐसा हो जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आया हो, या उसमें कोई हो सकता है कोई ऐसा हो जो अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करता हो, या हो सकता है कोई उसमें ऐसा हो जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। एक्सपेक्टेशन सब किसी की अलग अलग होती है, कोई अपने किसी एक्सपेक्टेशन होती है बहुत अच्छे पैसे अर्न करने की, किसी एक्सपेक्टेशन होती है कुछ और अचीव करने की ऑर्गेनाइजेशन के अपने मनी से। तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है, उन सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाना, सारे सारे एक्सपेक्टेशन को समझ पाना, ये एक मैनेजर के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। और इन सब को लेकर वो इन सारी के सारी जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज जो थी, इन सभी चीज़ों को समझते हुए उसे उन लोगों से काम कराना है जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, या अगर जानते भी हैं तो उतनी बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, और उन सभी को एक
जुट कर कर उनसे काम करवाना है, तो ये एक बहुत सिंपल टास्क नहीं है। तो इसीलिए कुछ प्रिंसिपल हैं जो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, और इन प्रिंसिपल को अगर फॉलो किया जाता है तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत आसानी से अचीव हो जाता है। तो बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स की। तो पहला है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो डायरेक्टिंग टेक्निक्स हैं, यानी कि एक मैनेजर के पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि वो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एम्प्लॉई है, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अलग बैकग्राउंड से आता है या उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, तो इस वजह से जो है वो उसके साथ उस तरीके का बिहेवियर नहीं किया जा रहा है जिस तरीके का और दूसरे लोग जो दूसरे बैकग्राउंड्स हैं उनके साथ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉई को, एक मैनेजर को समझना पड़ता है, उसकी सारी एक्सपेक्टेशन, उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको टास्क देना पड़ता है। और एक मैनेजर हमेशा ये कोशिश करता है कि वो कोई भी अगर काम अचीव हो जाता है तो उसके बदले में वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे पाए, रिवॉर्ड दे पाए। चाहे वो मॉनेटरी रिवॉर्ड हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड हो। अब ये रिवॉर्ड क्या होते हैं, वो भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ये आगे चलकर हम पता करेंगे, फिलहाल मैं बता देता हूँ। मॉनेटरी रिवॉर्ड का मतलब होता है कि पैसों वाला बेनिफिट, और नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है कि जो पैसों वाला बेनिफिट नहीं होता है, अदर जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे प्रेस करना, उनकी तारीफ हो जाती है, या फिर उनको जो है रिकॉग्निशन मिल जाती है। तो इस तरीके के जो रिवॉर्ड्स होते हैं उन्हें नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड होते हैं। आगे बहुत सारे इनके अंदर में आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर एक जो मैनेजर है वो अगर हर एक इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके कंट्रीब्यूशन किए पे उसको ऐसे रिवॉर्ड देता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस है एक एम्प्लॉय का वो बढ़ता है, और वो अपना 100% जो है वो देने की कोशिश करता है। फिर आता है नेक्स्ट, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है और जो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव होता है, हालांकि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोशिश करता है कि वो कम पैसा खर्चा कर कर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, और वहीं एम्प्लॉई ये कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम सैलरी अर्न करे, और अपना जो एफर्ट है वो दे, उतना ही एफर्ट दे जितना कि वो दे सकता है, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अपनी कंपनी से वो अर्न करे। तो इन दोनों अगर ऑब्जेक्टिव्स को देखें, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को एक कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि एक जो मैनेजर है उसका काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये समझा सके कि भाई अगर तुमने सही तरीके से काम किया और ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा अर्न किया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तुम्हारा ही है, पैसा तुमको ही मिलने वाला है। अगर इस तरीके की चीज़ को वो समझा पा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, एक मैनेजर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का जो डिसरिस्पेक्ट है या किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े हैं वो नहीं होंगे, और हार्मनी से काम होगा, यानी पीसफुल तरीके से जो है सारा का सारा काम हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, और नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि ऑर्डर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को जो ऑर्डर हैं वो एक बॉस से आने चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा और एम्प्लॉय ये नहीं समझ पाएगा कि उसे ऑर्डर किसके फॉलो करने हैं, और इससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर क्या होगा कि सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका प्रिंसिपल है वो है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक जो मोटिवेशन है, लीडरशिप टेक्निक है, मोटिवेशन वाली जो लीडरशिप टेक्निक है किसी भी एक मैनेजर के अंदर में, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो जैसे कुछ लोग जो हैं वो एम्प्लॉय जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनके लिए मनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए होता है कि उनको रिकॉग्निशन मिले, अच्छा उनको अच्छा नाम मिले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो उनके लिए वो बहुत कुछ होता है। तो इस तरीके से जो एक लीडर है, एक मैनेजर है, उसे पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसे क्या चाहिए, और अगर वो उस चीज़ के लिए काम कर रहा है, यार उस वो चीज़ अगर उसको दे दी जाएगी काम करने के बाद, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को करेगा। तो ये है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। इसके बाद आता है मैनेजेरियल कम्युनिकेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसके जो अंदर में लोग काम कर रहे हैं, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उसकी कितनी बातों को समझ पा रहे हैं, उनके बीच में क्लैरिटी कितनी अच्छी है। अगर वो प्रॉपर फीडबैक लेकर काम करता है करेगा, फीडबैक का मतलब होता है कि उसने जैसा काम किया है, वो जो वर्कर्स हैं उसको फीडबैक दे कि भाई आपका जो इंस्ट्रक्शन थे वो कितने क्लियर थे, हमें बिल्कुल आपके इंस्ट्रक्शन समझ में आए और इसी वजह से हम उस काम को पूरा कर पाए। जो प्रॉपर फीडबैक है ये लेना बहुत ज़रूरी है। एक मैनेजर अगर प्रॉपर फीडबैक लेता है टाइम टू टाइम, तो उसमें किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की वो नहीं रहती है और काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। फिर आता है यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये अभी आने वाले टाइम में आपको आगे टॉपिक से पता चलेगा। फिलहाल थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में आपको कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर बॉस होता है, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वहाँ पे तरीके से काम होता है। अपने बॉसेस को हम जब बॉस के सामने जाते हैं या किसी बड़े जो हमारा हेड होता है उसके सामने जाते हैं तो हम फॉर्मल तरीके से वहाँ पे पेश आते हैं। अच्छे हमने अटायर कपड़े पहने होते हैं और इस तरीके से जो एक तरीका होता है वो इसको फॉर्मल तरीका कहते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि दोस्तों के बीच में जैसे कम्युनिकेशन होता है, जब कुछ लोग मिल बैठ के बात कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है। तो एक जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ इनफॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकता है। यानी कि जब वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो उसी फॉर्मल वे में काम कर रहे हैं। उसके बाद वो कहीं बाहर मिलते हैं, बाहर मिलने के बाद डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के बारे में, फ्रेंडली वहाँ पे काम चल रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करते हैं मैनेजर के साथ, मैनेजर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है। इस तरीके से क्या होता है, एक अच्छा जो एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है और फिर जो काम जब करते हैं साथ में मिलकर तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रेंडली जो टच है वो भी वहाँ पे दिखाई देता है। फिर आता है लीडरशिप। डायरेक्टिंग, जब सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है कोई भी मैनेजर तो उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसे जितने भी लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं वो सब उससे सेटिस्फाइड होने चाहिए। तभी जाकर कहीं ना कहीं जो एक वो अच्छा लीडर जो है वो कहलाएगा। आगे आने वाले टाइम में हम एक अच्छा लीडर क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, इसके बारे में भी आगे डिस्कशन होगा। फिर है लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है आपका फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू क्या होता है कि सिर्फ ऑर्डर दे देना, इंस्ट्रक्शन दे देना ये काफ़ी नहीं होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब वो इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, ऑर्डर दे दिए गए हैं, तो क्या हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं वो लोग उस काम को करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या क्या चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, उनको सुनना, समझना और उनको सॉर्ट आउट करना। ये काम भी जो होता है ये एक अच्छे जो लीडर होता है उसका होता है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। आगे के जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सभी लोग खुश रहें, अच्छे से पढ़ें, समझें चीज़ों को, और अगर आप चीज़ों को समझोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझने से रोक सकती है। थैंक यू।